साथियों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि एफआईआर दर्ज करते वक्त बीएनएस के अंतर्गत हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएनएस की धारा 173(1) के तहत हम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आईपीसी में स्पष्ट रूप से ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भार साधक अधिकारी को अगर कोई सूचना मिलती है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, परंतु बीएनएस की धारा 173(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि लिखित, मौखिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपको मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना मिलने पर जो एफआईआर दर्ज होती है उसी को ई एफआईआर कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ई एफआईआर के बारे में। सभी को नमस्कार। अगर नया दर्शक कोई आज ऐड हुआ है, जुड़ा है और मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरे @BL भूलटिया के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो कोई लॉ से रिलेटेड लेके आऊँगा तो आप तक पहुँच सके। तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि ई एफआईआर क्या होती है। ई एफआईआर का प्रावधान ये किया गया है बीएनएस की धारा 173(1) में कि कोई भी व्यक्ति सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने के भार साधक अधिकारी को भेज सकता है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। तो जब भी थाने के भार साधक अधिकारी को, एसएचओ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले एसएचओ उस सूचना को डाउनलोड करेगा और एक रजिस्टर में उसका इंदराज करेगा। रजिस्टर का परफॉर्मा प्रारूप जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा ताकि उस प्रारूप को आप देख लें और उस प्रारूप के अनुरूप एक रजिस्टर संधारित करें और जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त होती है उसको एसएचओ डाउनलोड करेगा और उस रजिस्टर में एंट्री करेगा। सूचना प्राप्त करने के बाद में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने के बाद में जब उसको आप रजिस्टर में एंट्री कर लें तो सबसे पहले एसएचओ ये देखें कि सूचना का, उस परिवाद का कितना महत्वपूर्ण परिवाद है इस बारे में वो देखें। अगर बहुत ही गंभीर कोई घटना है तो एसएचओ तुरंत उस परिवादी से संपर्क करे और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करे। सामान्य संज्ञेय अपराध में एसएचओ उस परिवादी को सूचित करेगा कि आपका परिवाद जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुआ है, अतः आप 3 दिन के अंदर आकर उस पर हस्ताक्षर करें, उसको प्रमाणित करें कि ये परिवाद आपने भेजा है। जिस पर परिवादी का ये दायित्व होगा कि वो 3 दिन के अंतर्गत थाने में आए, उस परिवाद को वेरीफाई करे, उस पर सिग्नेचर करे तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाले परिवादों पर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो भी लागू होगी। अगर ऐसा परिवाद वाणिज्यिक किसी घटनाक्रम का है, चिकित्सीय लापरवाही का है, महिला वैवाहिक संबंधों को लेकर कोई परिवाद है या फिर
भ्रष्टाचार से है या 3 वर्ष से पुराना है, तो उसको एसएचओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुए परिवाद को भी 7 दिन तक जांच में रख सकता है। अगर एसएचओ को ये भी आभास होता है कि ये परिवाद सामान्य संज्ञेय अपराध का है, इस पे जांच की जा सकती है, तो उस परिवाद को भी थानाधिकारी वर्ताधिकारी की अनुमति के आधार पर 14 दिन तक जांच में रख सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त होने वाला परिवाद किसी महिला अपराध से संबंधित अर्थात धारा 65, 66, 67, 68 से लेकर 79, 224 से संबंधित है, दुष्कर्म से संबंधित धाराएं हैं, तो ऐसे परिवाद को डाउनलोड करने के बाद में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा डील किया जाएगा, उसी द्वारा संपर्क किया जाएगा और उसी के आधार द्वारा एफआईआर दर्ज करने की और इंडोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अगर इन धाराओं से संबंधित कोई परिवाद, महिला अपराध से संबंधित कोई परिवाद प्राप्त होता है और वो परिवादी निःशक्त है, थाने में आने में असमर्थ है, मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम है, तो भार साधक अधिकारी उसके पास जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई करेगा। और अगर उनको उस परिवादी को दुभाषी की आवश्यकता है तो वो भी भार साधक अधिकारी उपलब्ध करवाएगा। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर कभी कभी क्या होता है कि एक ही घटना के 2 परिवादी हो सकते हैं। संयुक्त परिवाद के रूप में एक घटना में 2 पीड़ित हो सकते हैं। एक पीड़ित ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको सूचना भेज दी जो आपने डाउनलोड कर ली, लेकिन उसका साथी जो है आपके थाने में आके अगर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है उस पर मुकदमा दर्ज करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका सह परिवादी है, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त परिवाद की एफआईआर दर्ज होना मान लिया जाएगा, अलग से उसकी उस परिवाद पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इसके लिए एक ये भी आवश्यक है कि एसएचओ एक अलग से कंप्यूटर को नामित कर दे कि इस कंप्यूटर पर वही परिवाद आए, डील हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको मिलता है, ईमेल के माध्यम से, किसी और माध्यम से, ताकि उन परिवादों का एक स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख रहे, रिकॉर्ड रहे, उसी से डाउनलोड हो और उसका एक विवरण और रजिस्टर में इंद्राज का एक अलग से रिकॉर्ड रहे। ये सुनिश्चित करें ताकि सब मिक्सअप नहीं हो, ऐसे परिवादों का अलग एक रिकॉर्ड रहे। इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड प्राप्त होता है, आपको जो परिवाद प्राप्त होता है, उस परिवाद पर आपको एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। परिवादी के लिए आवश्यक है कि वो 3 दिन के अंतर्गत थाना में आए, अपने परिवाद पे हस्ताक्षर करें और एफआईआर दर्ज करवाएं। साथियों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर की है, पर एफआईआर दर्ज करने का अधिकतर काम थाना में कार्यरत ऑफिस एलसी, एसएचओ, कंप्यूटर एलसी, इनके माध्यम से काम होता है। अन्य सभी सिपाहियों का
रोज़मर्रा में एफआईआर दर्ज करने में योगदान नहीं रहता है, इसलिए वो पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हर जवान को, हर अधिकारी को इस बारे में क्लियर रहे कि ये एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है और उसके क्या प्रावधान है। मैंने ये एफआईआर के बारे में आपके लिए कुछ बिंदु इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई बिंदु रहा है तो आप ज़रूर मेरा भी ज्ञान बढ़ाएं। मेरे कमेंट में बॉक्स में आप मैसेज छोड़ें, क्या और ऐड किया जा सकता है। और अगर ये पूर्ण जानकारी है तो आप इसको अपनाएं, इस पर कार्य करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आज के लिए बस इतना। आगामी वीडियो में मैं किसी अन्य टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचेगी और आप इसका प्रयोग करेंगे। आपके ये बिंदु काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।